Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. This is Krisha. I hope you all are doing well. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का। प्रीवियस वीडियो तक हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है पॉपुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या होता है और पॉपुलेशन के ट्रेंड इंडिया में कैसे रहे हैं, इंडिया में कैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, घट रही है, जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में समझी थी। सेकेंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में इतना तेज़ी से क्यों बढ़ावा हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करें। मैं फर्स्ट पार्ट जो है इसका आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाकर के देखिए उसको। कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करें तो दो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पहला फैक्टर है बर्थ रेट और दूसरा है डेथ रेट। बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है, यानी कि पैदा होने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं और मरने वाले लोग कम हो रहे हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट का बीच का जो ये डिफरेंस है, जो ये फासला है, यही हमारे पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, इसीलिए आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। बर्थ रेट का मीनिंग हर हजार जो है लोग, फॉर एवरी 1000 पीपल, 1000 लोगों के सामने कितने बच्चे जो है पैदा हुए, उसको अपने बोलते हैं बर्थ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स यानी कि वो बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल तक पूरे जिंदा भी होने चाहिए, मतलब उनका पैदा होना पूरे साल में। और कितनी सामने आपकी पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हम 1000 लोगों को कंसिडर कर रहे हैं। बर्थ रेट परसेंटेज में नहीं गिना जाता, लेकिन हर हजार लोगों के पास कितने ज्यादा बच्चे आए, कितना एडिशन हुआ, ये हमको यहाँ से पता चलता है। बर्थ रेट से ही हमको पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन में कितना बढ़ावा हुआ है, और बर्थ रेट जो है उसी से हम पॉपुलेशन की पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं। 1951 में 39.9 यानी ऑलमोस्ट 40 बच्चे पैदा हो रहे थे हजार लोगों के पास। 2011 में ये घट करके 21.8 यानी कि ऑलमोस्ट 22 हो गए हैं। ये सेंसस ऑफ इंडिया से मिला है। एनालिसिस इसका देखें, 1951 में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, 39.9 जो है बर्थ रेट था हमारा, जो कि घट करके हो गया 21.8। डिफरेंस क्या है, 18.1, यानी 18.1 कह रहा है आपका बर्थ रेट धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है, रिड्यूस होते चला जा रहा है ना। मेन रीजंस जो हैं वो ये कि पहले हमारे पास इतना एजुकेशन नहीं था, हम मेल चाइल्ड को प्रेफर करते थे और लो इनकम लेवल्स होती थी, ये सब आपके मेन रीजंस रहे हैं। डेथ रेट का मीनिंग देखें, डेथ रेट मतलब 1000 लोगों के सामने कितने लोग मर जाते हैं 1 साल में, वो अपने को डेथ रेट बताता है। नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन, यहाँ पर लाइव तो आएगा नहीं क्योंकि वो सब मर चुके हैं। टोटल पॉपुलेशन के सामने यानी हजार लोगों के सामने कितने लोग मर गए, ये आपका डेथ रेट है। पॉपुलेशन कितनी घटी ये हमको कौन बताएगा, तो डेथ रेट बताएगा। टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें अगर घटावा हो रहा है तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 1 साल में कितनी डेथ्स हुई उसको मेजर करने के बाद। डेथ रेट आपका 27.4 था 1951 में, जो वो भी घट करके 0.71, सॉरी 07.1, यानी 7 लोग मरते हैं हजार लोगों के सामने 1 साल में। डेथ रेट जो है, जो कम हो गया है, इतना कम हो गया, डिफरेंस आपका आ गया 20.3 का। और डेथ रेट जो है उसमें घटावा जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट में जो घटावा आया। मेन कॉजेज क्या हैं, हम लोग अब फेमाइन को कंट्रोल करते हैं, भूखमरी नहीं होती है, क्वालिटीज़ जो है लाइफ की हमारी इंक्रीज हो गई है, अच्छा खाना सबको मिलता है, मेडिकल सर्विस जो है वो हमारी अच्छी बनती चली गई हैं, एजुकेशन आपकी स्प्रेड हो रही है, मेडिकल साइंस आपकी सुधर रही है, और सर्जरी के फील्ड में भी हमने काफ़ी तरक्की करी है और इन्फेक्शियस डिसीजेस को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। पहले लोग बुखार से भी मर जाते थे, अब लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच करके आ जाते हैं, तो इस कारण आपका डेथ रेट जो है वो नीचे आ रहा है। हाई बर्थ रेट का क्या कॉजेस है वो देखें तो इसके 3 हेड्स हैं, मेन हेड्स हैं। एक है सोशल फैक्टर, एक है इकोनॉमिक फैक्टर और बाकी है अदर फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में क्या है, सबसे पहला यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इंडिया में मैरिज को बहुत ही रिलीजियस एक माना जाता है कि भाई मैरिज बहुत बड़ा यज्ञ है जैसे, है ना। सोसाइटी अनमैरिड लोगों पे शक करती है हमारे इंडिया में,
इससे बचने के लिए एक आदमी और एक वुमेन, मैन एंड अ वुमेन, मैरिज के अंदर वो प्रवेश करते हैं। डिसेबल्ड पीपल भी इससे अलग नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास हाथ पैर नहीं है, फिर भी मेरी शादी नहीं हुई, तो सोसाइटी मुझे एक अदर वे में देखती है। तो डिसेबल्ड लोगों को भी शादी करनी पड़ रही है यहाँ पर। एडवांस्ड कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में सबसे ज़्यादा वुमेन है जो शादी करती हैं। हालांकि अब सिचुएशन बदल रही है। ये यूनिवर्सलिटी जो है मैरिज की, इससे आपका बर्थ रेट बढ़ रहा है। अर्ली मैरिज और विडो री मैरिज, चाइल्ड मैरिज जो है आज भी हमारे कंट्री में, भले ही आपके ऐसे कानून आ गए हैं जो चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए बोलते हैं, पर फिर भी हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज होती है। क्योंकि वो जल्दी उनकी शादी हो जाती है, तो फर्टिलिटी स्पैन, बहुत जल्दी वो माँ बन सकती हैं वो जो लेडीज हैं, और वो बहुत सारे बच्चों को पैदा कर देती हैं, है ना। पहले आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में लोगों के पास 10-10 बच्चे हुआ करते थे। और पहले के ज़माने में उनकी शादी कब हो जाया करती थी? 15-20 सालों के बीच में। उनकी एज होती थी 15 to 20 ईयर्स। तो उनका जो ये फर्टिलिटी वाला जो टाइम है वो बहुत लंबा हो गया है। विडो रीमैरिज एक्ट भी इंडिया में आया, और ये एक अच्छी बात भी थी, यानी जो विधवा है उसकी दोबारा शादी कर दी जाती है। तो विडो रीमैरिज से भी आपका जो बर्थ रेट है वो बढ़ने लगा। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, इंडियन सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है, मतलब सबको बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? लड़कों को दी जाती है रेदर देन डॉटर्स, है ना। इसके तीन रीजंस हैं मेन। ऐसा वो मानते हैं कि एक ऐसा नरक है जिसका नाम है पू, है ना, और एक लड़के को जन्म देने से ही वो उस नरक में जाने से रोक सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं। फॉर प्रोक्रिएशन, उनकी आगे उनका जो भी है वंश आगे बढ़े। प्लस ओल्ड एज में उनको कौन हेल्प करेगा फिनेंशियली, उनको कौन सपोर्ट करेगा, पैसे कौन देगा उनको। ये इन तीन रीजंस के कारण लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे समाज में दी जाती है। ऐसे में वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते ही जाते हैं जब तक लड़का ना हो जाए। लड़का मान लो आएगा 8वें नंबर पे, तो पहले वो 7 लड़कियां उनकी हो चुकी होती हैं, और तब तक उनका फैमिली साइज जो है वो भी बड़ा हो गया होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे इंडिया में रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पर अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। इसके कारण बच्चों का जो अपब्रिंगिंग का जो खर्चा है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे मेंबर्स के बीच में बट जाती है, और इसीलिए वो एक नए बच्चे को पैदा करना उनके लिए कोई बर्डन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारियां बट गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मेन हेडिंग था वो था आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है सबसे पहला लो लेवल ऑफ एजुकेशन। आप क्योंकि अब पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में, तो आपको इसका नॉलेज है। पहले के ज़माने में लोगों के पास पढ़ाई नहीं होती थी तो नॉलेज नहीं होता था। एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ का एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, दोनों आपस में साथ में चलते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि फीमेल एजुकेशन जो है वो है ही नहीं हमारे इंडिया में। क्योंकि हमारे पास इनएडुकेट एजुकेशन है, इससे हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि छोटे परिवारों की कितनी बड़ी ज़रूरत है, और इसीलिए हमारा फैमिली साइज बड़ा होते चला जा रहा है। एजुकेशन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, जो पढ़ा लिखा है वो कम बच्चे करेगा, जो अनपढ़ है वो ज़्यादा बच्चे करेगा। तो अब एजुकेशन जिसके पास होगी तो उसके पास बच्चे कम होंगे, यानी इनका एक इनवर्स रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा देखा गया है कि इलिटरेट वुमेन के मुकाबले जो वुमेन के पास प्राइमरी एजुकेशन है वो कम बच्चों को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है। और ये सही भी है, जो मिडिल स्कूल एजुकेटेड है या सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड हैं, और एज अगेंस्ट प्राइमरी स्कूल एजुकेटेड है, यानी प्राइमरी स्कूल वाली भी ज़्यादा बच्चे पैदा करती होंगी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड वाली तो और भी कम बच्चे पैदा करती हैं। इस एक्सपीरियंस से बोला जाता है कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इलिटरेसी और लो एजुकेशन हमारे यहाँ पर है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और नेक्स्ट आता है लो लेवल इनकम, क्योंकि आपकी फैमिली का इनकम लेवल जो है वो काफ़ी कम है। बच्चे के पैदा होने से आप उसको एक एसेट मानते हैं रेदर देन अ बर्डन। आप मानते हैं कि अच्छा ये लड़का या लड़की मेरे यहाँ जन्म देगा तो मैं इससे पैसे कमा सकूंगा या इसको कहीं काम पे बेच सकूंगा। कॉमनली बोलते हैं मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो ऐसे में
उनको ऐसा लगता है कि ये लड़का जो आया है ये हमारी फैमिली में इनकम में हेल्प करेगा हमारी। आज भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं छोटे छोटे खाने की दुकानों पे या टी स्टॉल्स पे, जो छोटू हम इसको बोलते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं एक साल में, एक साल से पहले ही, मतलब उनकी एज एक साल हो जाए उससे पहले ही अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको अपने बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, यानी कि 146। 1000 बच्चे पैदा होते हैं अगर, तो उसमें से 146 एक साल की उम्र काटने से पहले ही मर जाते थे। अब ये रेट जो है वो हो गया है 41.40। डन। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का जो एक्सटेंट है वो पहले से ही हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये इतना ज़्यादा नहीं रहा है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 1951 में 146 था, जो गिर करके 41.40 हो गया 2011 में, लेकिन फिर भी इस रेट को ज़्यादा ही गिना जाता है। मेन रीजंस क्या हैं? बच्चे क्यों मर जाते हैं? पॉवर्टी के कारण, यानी गरीबी के कारण। गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। न्यूट्रिशियस यानी अच्छा बैलेंस्ड फूड नहीं खाया जाता है। बार बार वुमेन जो है वो अबॉर्शंस करवाती हैं। और एज ओल्ड प्रैक्टिसेस इन अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, कभी कभी बच्चे को बड़ा करते टाइम या जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो दादियाँ या नानियाँ बच्चों के अंदर डाल देती हैं जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। एज ओल्ड प्रैक्टिसेस यानी जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर कर देती हैं और वो उनसे सहन हो नहीं पाता। इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा कहीं कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर डॉक्टर साहब इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। और दो बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप का ना होना, कम गैप का होना, लेस गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन। हाँ, कम से कम 4 to 5 years का गैप होना चाहिए। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो जिससे आपका बर्थ रेट बढ़ रहा है। अदर फैक्टर्स, हाई फर्टिलिटी रेट है ना, इन द एक पूरे साल में 1000 फीमेल्स जो हैं 15 to 49 years की एज के बीच में उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया, इसको अपने बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। इंडिया में जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हाई फर्टिलिटी एक स्पेशलिटी है। हमारे इंडिया में बहुत ऐसी कम वुमेन होंगी जिनको फर्टिलाइजेशन, जिसका प्रोसेस सही नहीं चल रहा। हालांकि आजकल सबको प्रॉब्लम है और सब आईवीएफ की तरफ भाग रहे हैं। इस स्पेशलिटी को हम इस डेटा से समझते हैं। एवरेज वुमेन जो पहले बच्चे जन्म देती थी वो थे 6 बच्चे, अब 3 हो गए हैं 2011 में। 1961 में ये था एक वुमेन कम से कम 6 बच्चों को जन्म देती थी। फिर भी अभी भी जो 2011 में 3 हो गए उसको भी हाई माना गया है। और इसके दो रीजंस हैं कि क्यों इसको हाई माना गया। सबसे पहला, शुरुआती मैरिज से वुमेन की जो फर्टिलिटी पीरियड है वो ज़्यादा लंबी चलने लगती है। अनमैरिड वुमेन जो हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन है फर्टाइल एज ग्रुप में, वो बहुत ही कम है। यानी कि आपकी ऐसी कोई, यहाँ बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो अनमैरिड होंगी और इस फर्टाइल एज ग्रुप के बीच में होंगी। फर्टाइल एज ग्रुप क्या है आपका? 15 to 49 years, ठीक है। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, कई लोगों को पता नहीं होता फैमिली प्लानिंग होता क्या है। फैमिली प्लानिंग का मीनिंग है कि आपकी फैमिली की कितनी साइज होगी, आपके दो बच्चों के बीच में कितना गैप रहेगा, और ये सब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है। प्लान्ड पेरेंटहुड इसको बोलते हैं, प्लानिंग करके आप पेरेंट्स बनिए। इंडिया में पावर्टी, सोशल कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ्स और साथ साथ में एजुकेशन का ना होना, इन सब चीज़ों के कारण आपकी फैमिली प्लानिंग हो नहीं पाती है। आगे देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास नॉलेज भी नहीं है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसीलिए हमारा हाई बर्थ रेट जो है वो हो चला जाता है, ठीक है। कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। और बाकी का जो है 7.4 मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, उसको भी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।